मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, दिल लगाकर पढ़ाई करती थी। मगर मैं जानती थी कि हमारे हालात मुझे इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे कि मैं डॉक्टर बन सकूं। मगर फिर भी मैं अपनी कोशिश में लगी रही कि किसी तरह से मैं डॉक्टर बन जाऊं और गरीब और बीमार लोगों की सेवा कर सकूं। मेरी माँ गुर्दों की बीमारी के होते हुए इस दुनिया से चली गई थी और अब हम सब बहन भाई, दादी और बाबा के सहारे रहते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि माँ का इलाज करवा सके और मेरी माँ यूं ही गुर्दों की बीमारी में मर गई। बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे माँ का इलाज करवा सकते। हम सब माँ को यूं ही तड़पते देखते रहते थे। बाबा माँ को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भी लेकर गए, मगर वहां भी किसी ने माँ पर खास ध्यान नहीं रखा था और उन्हें चंद दवाइयाँ देकर वापस घर भेज दिया। अब मेरी माँ दिन रात पलंग पर लेटी तड़पती रहती थी। उनको देखकर मैं सोचती थी, बस चंद साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं खुद अपनी माँ का बेहतरीन इलाज करूंगी। मगर वक्त ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता था, तो हमारे लिए वक्त कैसे रुक जाता। वक्त हमारे लिए बहुत जालिम साबित हुआ था और माँ भी मेरे डॉक्टर बनने का इंतजार न कर सकी और इस दुनिया से विदा हो गई। और मेरा एक ख्वाब अधूरा का अधूरा रह गया था कि मैं डॉक्टर बनकर अपनी माँ का इलाज करूंगी। जिस दिन माँ का देहांत हुआ, मुझे यही सदमा खाए जा रहा था कि मैंने ही डॉक्टर बनने में देर कर दी और माँ मेरी वजह से ही हमें छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद डॉक्टर बनने का जुनून आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया, मगर पूरे तरीके पर खत्म नहीं हुआ था। मैंने अब भी जिद्दोजहद और कोशिश जारी रखी। शुक्र था कि बाबा लड़कियों के पढ़ने के खिलाफ नहीं थे, मगर बाबा इस कदर भी आजाद ख्याल नहीं थे कि लड़कियों को पूरे तौर पर आजाद छोड़ देते। इसलिए बाबा हम लोगों पर कड़ी नजर जरूर रखते थे। मैंने घर में सबको बोल रखा था कि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, तो सब लोग ही मेरे इस शौक के बारे में बखूबी जानते थे और इस मामले में मुझे कोई कुछ ना बोलता था, क्योंकि सबको एक तरह से मालूम भी था कि जैसे हमारे हालात है, उन हालात के चलते हुए मेरा डॉक्टर बनना नामुमकिन ही था। इसलिए सब मेरी इस बात को मेरा ख्वाब समझकर सुनते रहते थे और शायद कोई नीचे नीचे हंसता भी होगा, मगर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी दुनिया में मगन थी, मगर माँ की मौत का सदमा भुलाए नहीं भूल रही थी। मैं दिन रात की कड़ी मेहनत और कोशिश के बाद में एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाई, जिसकी बदौलत मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। जब मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो मुझे अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होता नजर आया। मुझे लगा कि मैं अब सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि माँ का भी ख्वाब पूरा कर रही हूँ। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ने लगी। कॉलेज में जाते भी मेरी नई नई सहेलियां बनने लगी, क्योंकि मैं बातूनी तो बचपन से थी ही। वाकई में बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल भी जाती थी। यही वजह थी कि मेरी सहेलियां की तादाद बढ़ती जा रही थी। वहाँ सब लोग ही डॉक्टर बनने का सपना अपनी आंखों में सजा कर आए थे, मगर सभी लोग जानते थे चंद खुशकिस्मत ही लोग होंगे जो अपना सपना पूरा कर सकेंगे। हर किसी की किस्मत में चांद कहाँ लिखा होता है। तो मैं भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए और मैं डॉक्टर बनने के काबिल हो जाऊं। मेरे बाबा पहले ही बहुत मुश्किल से मेरी फीस भर रहे थे। उनका यही कहना था कि अगर मेरे अच्छा नंबर नहीं आए तो वे पढ़ाई छुड़वा कर मुझे घर बैठा देंगे और आगे पढ़ने नहीं देंगे। इसी डर की वजह से मैं दिन रात कोशिश में लगी थी कि किसी तरह मैं अच्छे नंबर लेकर एग्जाम में पास हो जाऊं। मगर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरा इंटर का रिजल्ट आया तो मैं पास तो हो गई थी, मगर मेरा मेरिट न बन सका। वो दिन मेरे ख्वाबों को बुरी तरह से टूटने का दिन था। मैं इस दिन बहुत रोई कि मुझे अपना दिल फटता महसूस हुआ और मेरे ख्वाबों का मीनार चकनाचूर हो गया था। मैं अब डॉक्टर नहीं बन सकती थी, क्योंकि बाबा कभी भी दोबारा से मेरी फीस भरने पर राजी नहीं होंगे। यही सोचकर मुझे हौल उठ रही थी कि मैंने अपनी माँ के लिए जो ख्वाब देखा था मैं उसे पूरा नहीं कर सकी थी। अब शायद मेरी पढ़ाई का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद होने वाला था। रिश्तेदार अलग मुझे जहर भरी नजरों से देखते रहते थे। वह लोग पहले ही मेरे डॉक्टर बनने के बहुत खिलाफ थे और अब तो जब मेरा मेरिट ही नहीं बना तो सबको मुझ पर हंसने का मौका मिल गया था और मैं सबसे मुंह छुपाती रहती कि कहीं कोई मुझे देखकर हंसने न लग जाए। उन दिनों में कहीं आती जाती नहीं थी। मैंने किसी के भी सामने आना जाना बंद कर दिया था और सबसे ही दूरी इख्तियार कर ली थी कि कोई मुझे मेरे रिजल्ट के बारे में सवाल न कर ले। उन्हीं दिनों मेरी एक कॉलेज की दोस्त ने मेरे हाथों में उम्मीद और रोशनी की एक किरण थमा दी। वह कॉलेज में मेरी अच्छी दोस्तों में से एक थी
और उसका भी मेरी तरह ही मेरिट नहीं बन सका था और इसके घर वाले भी पैसे देकर उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सकते थे। मगर इसे भी मेरी तरह अपने और अपने घर वालों के हालात बदलने का शौक था। तो इसी ने मुझे राय दी कि अगर किस्मत में डॉक्टर बनना नहीं लिखा था तो हम नर्स तो बन सकते थे। इसके इस मशवरे ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे इसका मशवरा सही लगा, क्योंकि अगर इसी तरह मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो बाबा किसी से भी उठाकर मेरी शादी कर देते और बाकी की जिंदगी भी यूं ही रोते पीटते गुजर जाती। तो मैंने इसका मशवरा मानते हुए नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन ले लिया। ये मेरा ख्वाब तो नहीं था, मगर कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर ही था, इसलिए मैंने नर्स बनने की हामी भर ली। ये सफर भी आसान हरगिज नहीं था, बहुत सी मुश्किलें आई, मगर जो किस्मत में लिखा हो वही होकर रहता है। शायद मेरी किस्मत में भी नर्स बनना लिखा था, तो मेरी किस्मत ने मुझे इस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां मेरे पास इस बात के सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं नर्स बनूं या अपनी किस्मत से हार मानकर घर बैठ जाऊं और बाकी की जिंदगी एक एक पाई के लिए परेशान होते गुजार दूं। मैंने अपनी बाकी की जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए नर्स बनना मंजूर कर लिया। शुरू में तो बहुत मुझे डर के साथ जाती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद को वक्त और माहौल के मुताबिक ढाल लिया। 4 साल में मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी करके अब एक पूरी नर्स तैयार हो चुकी थी। मेरे घर में सभी खुश थे कि अब शायद इस तरह घर के कुछ हालात बेहतर होंगे, क्योंकि दोनों भाई अभी छोटे थे, वो अभी कमाने के लायक नहीं हुए थे और बाबा की कमाई से घर का गुजारा नहीं हो सकता था। इस तरह सबको एक उम्मीद लग गई थी कि शायद इस तरह घर के हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे। सभी लोग मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते थे और उन लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरना मैं अपना फर्ज समझती थी। यही वजह थी कि मैं बहुत दिल लगाकर नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, ताकि मेरे घर वालों के हालात बेहतर हो सके। मैंने अपनी तकदीर और किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। मैंने सोचा था मेरा बुनियादी मकसद ही लोगों की सेवा करना था, तो मैं नर्स बनकर भी तो हो सकती थी। मैंने नर्स बनते हुए खुद से वादा किया था कि मैं अपने निगरानी में मरीजों की दिल से देखभाल करूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। इस सोच ने मुझे तसल्ली दी थी। नर्स बनने के बाद नौकरी ढूंढने की बारी आई तो इस काम में मुझे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं नौकरी ढूंढने को जिस कदर आसान काम समझ रही थी, ये काम उस कदर आसान साबित ना हो सका और इसके किए मुझे बहुत जूतियां घिसनी पड़ी और डर डर की ठोकरें खानी पड़ी, क्योंकि अस्पताल घर से बहुत दूर था तो कोई तनख्वाह ठीक नहीं दे रहा था। इस कशमकश और रंजिश में दिन गुजरते जा रहे थे और मुझे अपनी मर्जी और मर्जी के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही थी। बाहर निकलकर मैंने जाना कि नौकरी करना आसान काम हरगिज नहीं था। इसके लिए धूप में जलना पड़ता था और जब हर तरफ से मुझे मायूसी के घटाघोर अंधेरे और बादलों ने घेर लिया, तो इस वक्त मेरी इसी दोस्त ने दोबारा से मुझे रोशनी की किरण थमाई और उसने इस अस्पताल का पता दिया जहां मैं नौकरी कर रही थी। यह अस्पताल मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं था। मैंने यहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और मैं घर से नौकरी के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंची तो देखा कि वो एक अच्छा और शानदार अस्पताल था। एक बार फिर मायूसी ने मेरे इर्द गिर्द डेरा डाल लिया और मुझे यहाँ भी बात बनती नजर नहीं आ रही थी, मगर अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला कर लिया था। शायद आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई थी और ये नौकरी मुझे मिल गई थी। इस नौकरी को पाकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपनी दोस्त का दिल से शुक्रिया अदा किया। अगर वह मेरा कदम कदम पर साथ नहीं देती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। यही वजह थी कि मैं इसकी बेहद शुक्रगुजार थी और आज नौकरी मिलने के बाद इसकी और कर्जदार हो गई थी। दुनिया में शायद मेरे दोस्त जैसे लोग बहुत कम मौजूद थे। मुझे आज यकीन हुआ कि दुनिया सिर्फ बुराई नहीं बल्कि अच्छाई सी भी मौजूद है। मैंने खुशी खुशी घर जाकर घर वालों को एक खबर सुनाई। खबर सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी की लहरें दौड़ गई और सब बेहद खुश हुए। जहां मुझे नौकरी मिली वो अस्पताल बहुत अच्छा था। वहां के डॉक्टर और नर्स स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब मेरी नौकरी नर्स के तौर पर शुरू हो चुकी थी। मैं रोजाना बहुत खुशी से अपनी नौकरी के लिए घर से निकलती थी और वहां भी अपने तमाम काम खुशी से पूरे कर रही थी, क्योंकि मदद और इंसानियत का जज्बा मेरे अंदर कूट कूट कर भरा था और अब अपने जज्बे को दिखाने का मौका मिला था। तो मैं इस मौके से भरपूर फायदा उठा रही थी और खुद दिल लगाकर मरीजों की सेवा और ध्यान कर रही थी। मेरी ड्यूटी जिस वार्ड में लगी थी वहां सबसे कोने में एक कमरा मौजूद था जहां किसी को भी जाने की हरगिज इजाजत नहीं थी। अगर कोई वहां जाने की कोशिश भी करता तो उसे बुरी तरह से डांट दिया जाता और उसे वहां जाने नहीं दिया जाता था। अस्पताल में ये बात आम थी कि इस कमरे में कोई काला साया है, जब भी वहां आज तक कोई नहीं गया।
और ना ही किसी ने वहां जाने की हिम्मत की। मगर मुझे क्यों जाने इस बात पर यकीन नहीं था कि देखा जाए कि इस कमरे में क्या है। इसलिए मैंने कई बार वहां जाने की कोशिश की, मगर कभी हिम्मत न कर सकी और हमेशा डर के मारे बैठ जाती। मेरे ऊपर इस बात की सच्चाई जानना हावी हो चुका था, इसलिए मैं इस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और खामोशी से उसके पास से गुजरते हुए इस कमरे का मुआयना करती। मगर मुझे कभी वहां कुछ महसूस नहीं हुआ। वो कमरा भी मुझे आम कमरों की तरह ही मालूम हुआ और मुझे वहां कुछ भी अलग सा महसूस नहीं हुआ। मैंने इस कमरे के बारे में अपनी सीनियर नर्स से पूछा तो उसने ये कहकर मुझे डराया कि इस कमरे में वाकई काला साया मौजूद है और कहा कि इसने उस काले साये को खुद अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर मुझे यकीन तो ना आया, मगर इतनी बड़ी उम्र में कोई ऐसा झूठ कैसे बोल सकता था। मुझे इस बात का कभी यकीन नहीं आया और उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से इस कमरे की तरफ जाने से मना कर दिया। अगर मैं इस कमरे में गई तो अपनी गलती की जिम्मेदार मैं खुद होगी और कोई भी मेरी इस गलती का खामियाजा नहीं भुगतेगा। यह सुनकर मेरे दिल में इस कमरे के मामले में अजीब से ख्याल आने लगे और मैं इस कमरे की तरफ देखने से भी कतराने लगी। मगर सच तो ये था कि मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि एक बार तो इस कमरे को मैं अंदर से देख कर रहूंगी और जाकर रहूंगी कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो हर कोई वहां जाने से कतराता है और इस कदर लोगों को डरा कर रखा हुआ है। अगर अभी खुद में हिम्मत जमा करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था और मैं अभी अपनी नौकरी को भी खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए अभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाए। बड़ी मुश्किल से तो अभी जाकर घर के हालात सुधरे थे। मैं अभी किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मेरी इसी वार्ड में रात की ड्यूटी लग गई। मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक थी। शुरू के दिन तो मुझे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर मुझे रात के वक्त ड्यूटी करने की भी आदत हो गई। बस कुछ दिन मेरे उठते हुए गुजरे थे, मगर सच तो ये था कि मैं अब भी कभी कभी रात की ड्यूटी में घूमने लग जाती और नींद लेने के लिए बेचैन हो जाती। मगर नौकरी का लालच मुझे कुछ भी करने से रोके हुए था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने वार्ड में बैठी नींद के मारे सोच रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि जिस कमरे की तरफ जाना सख्ती से मना था, उस कमरे में अभी अभी कोई दाखिल हुआ है। मैं नींद से चौंक कर सीधी होकर बैठ गई और अपनी आंखों को देखकर गौर करने लगी कि अभी अभी कोई इस कमरे में दाखिल हुआ है या नहीं। मगर इसके बाद मुझे कोई भी इस कमरे में जाता नजर नहीं आया। हाँ, मगर इस कमरे के बाहर लगी लोहे की कुंडी अब तक हिल रही थी, जिससे मेरे शक को पूरा यकीन हो गया था कि वहां के अभी अभी इस कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मगर हैरत की बात तो ये थी कि इस कमरे में तो कोई दिन के वक्त भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो रात के वक्त कोई कैसे इस कमरे में दाखिल हो सकता था। इसी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मुझे अपने दिल में डर महसूस हुआ और मैं अपनी आंखों देखा हाल को दिमाग से छुड़ाकर दोबारा वार्ड में जाकर बैठ गई। मगर इस वाक्य का तो जिक्र किसी से भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे इस बात का यकीन कोई भी नहीं करेगा और सब लोग ही मुझ पर हंसेंगे, इसलिए मैं खामोश रही। मगर अगली रात भी मैं वहीं बैठी ड्यूटी कर रही थी तो मुझे दोबारा से इस कमरे में कोई दाखिल होता महसूस हुआ। इस बार मैं इसे अपना वहम समझकर टाल न सकी, क्योंकि कल रात तो मैं नींद में थी तो मैं उसे अपना वहम समझा, मगर आज तो मैंने जागती आंखों से किसी को इस कमरे में दाखिल होते देखा था। मैं काफी देर तक खामोशी से वहीं बैठी रही और कमरे के बाहर नजर रखे रही और कुछ देर बाद ही मुझे वहां से दोबारा कोई निकलता महसूस हुआ। मैं जिस जगह बैठी हुई थी वहां से उस कमरे में दाखिल होने वाले और ना ही निकलने वाले पर नजर पड़ती थी। यही वजह थी कि मुझे अपनी जगह बैठकर वहां से कोई भी नजर नहीं आता था। हाँ, मगर साया सा सामने से गुजरा महसूस होता था। मैं इसी सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रात के इस वक्त इस कमरे में कोई दाखिल हो और कौन इस कदर हिम्मत का काम कर सकता है। अगली रात फिर मेरी ड्यूटी इसी वार्ड में लगी थी और आज आम रातों की तरह नींद बहुत कम थी। यही वजह थी कि मैं अपनी जगह बैठी थी, 2 रातों में जो हुआ इसे सोच रही थी और इस कमरे में दाखिल होने की हिम्मत अपने अंदर जमा कर रही थी। आखिरकार मैंने इस कमरे में दाखिल होने का फैसला किया और इस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस वक्त वार्ड में इस कमरे में दाखिल होने के लिए सही समझा और कमरे के दरवाजे के बाहर जा खड़ी हुई। काले साए पर मैं यकीन नहीं रखती थी, मगर जब हर कोई काले साए की कहानी सुना रहा था तो मुझे भी कुछ हद तक यकीन होने लगा था। मगर वहां से लोगों को जाता और निकलता देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस कमरे में कोई काला साया पाया जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि मामला कुछ और ही है। इसलिए मैं अपने हाथों मजबूर होकर इस बंद दरवाजे के बाहर पहुंच गई। हैरत की बात यह थी कि इस दरवाजे पर बाहर से कुंडी नहीं लगी हुई थी
और वह दरवाजा खुला हुआ था। मैं छिपते छुपाते अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैं जो कुछ देख रही हूँ इसका ताल्लुक हकीकत से होना बहुत मुश्किल था। मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे कदम जैसे दरवाजे में ही जमकर रह गए थे। आगे बढ़ाने की हिम्मत मैं अपने अंदर नहीं ला पा रही थी। मैं बस हैरान नजरों से सामने का मंजर देख रही थी, जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। इस कमरे में मेरी उम्र की 3 लड़कियां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद हो रहे थे और पहली नजर देखने में ही वे लड़कियां कमजोर और बीमार लग रही थी। मैं हिम्मत करके छोटे छोटे कदम उठाकर अंदर गई तो वे लड़कियां भी मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई, जैसे वह किसी और का आने का इंतजार कर रही थी और उन्हें मेरा आना तो वाकई में गवारा नहीं था। मैं गुमसुम सी लड़कियों को देख रही थी। तीनों ही लड़कियां बहुत खूबसूरत नए नक्श वाली थी। मुझे यूं ही खड़ा देखकर उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ और कहा कि डॉक्टर आने वाले हैं, तुम जल्दी से छुप जाओ। मैं जल्दी से उस कमरे में कोने में रखे कबर्ड के पीछे छुप गई और धड़कते दिल से डॉक्टर का इंतजार करने लगी। चंद ही लम्हों के बाद 3 डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए थे। तीनों ही डॉक्टर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर थे और बेहद अच्छे तरीके से सबसे मिलते थे। अगले ही पल वहां के मंजर ने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया, क्योंकि उनमें से एक डॉक्टर ने कहा कि तीनों लड़कियों की किडनी निकालने का काम आज नहीं हो सका। आज अस्पताल की कोई मशीन खराब थी। वह डॉक्टर उन दोनों डॉक्टरों को बता रहा था। साथ ही वह तीनों लड़कियां खामोशी से बैठी थी। चंद लम्हों बाद तीनों डॉक्टर वहां से वापस जा चुके थे। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई कि डॉक्टर कैसे उन लड़कियों के किडनी निकाल सकते हैं और क्या ये काम गैर कानूनी तौर पर हो रहा है। ये काम गैर कानूनी ही हो रहा था। कभी इस कदर छुप छुप कर ये काम हो रहा था। मैं अपनी जगह से निकलकर दोबारा उन लड़कियों के सामने गई और उनसे इस बारे में सवाल किया तो उनमें से एक लड़की रोने लगी और कहने लगी कि हमें दूर दराज इलाकों से खरीद कर यहाँ लाया जाता है और अब हमारी किडनी निकाल कर बेचने का काम इस अस्पताल में होता है। हमसे पहले भी कई लड़कियों की किडनी निकाल कर इस अस्पताल में बेची जा चुकी हैं। आज हमारी बारी थी, मगर किसी किस्म की मशीन खराब होने की वजह से आज ये काम नहीं हो सका। वह तीनों लड़कियां बेतहाशा रो रही थी। मैंने दिल ही दिल में उनकी मदद करने की ठान ली और उन्हें तसल्ली देकर तेजी से इस कमरे से वापस निकल गई और जाकर अपने साथ नर्स को पूरी कहानी बताई। वो मेरे मुंह से ये सुनकर हैरत में पड़ गई और मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं उसे अपने साथ लेकर उस कमरे में गई। वह उस कमरे में जाने से डर रही थी, मगर जब मैं ज्यादा जोर दी तो मेरे साथ उस कमरे में दाखिल हो गई और उसने भी उन लड़कियों की जुबान से पूरी कहानी सुनी और सुनकर वो भी हैरत में डूब गई। अस्पताल में इतना बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा था और किसी को कानो खान खबर तक नहीं थी। बहुत हैरत की बात थी। मैंने और साथ ही नर्स ने अस्पताल के मालिक से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उन्हें हम सभी जानते थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। कभी हम लोगों को यकीन था कि उन्हें इस मामले में कुछ खबर नहीं होगी। तभी हम लोगों ने उनसे बात करने का फैसला किया। हम लोगों ने जब सारी बात अस्पताल के मालिक के कानों में डाली तो उन्हें यकीन नहीं आया और वे हमारे साथ उस वक्त उस कमरे की तरफ चल पड़े और उन लड़कियों के मुंह से हमारी सारी बातें सुनी और हैरत में पड़ गए। इस वक्त अस्पताल में इमरजेंसी कर दी गई और उन लड़कियों को हिफाजत के तौर पर उस कमरे से निकालकर पुलिस की हिफाजत में पहुंचा दिया गया और उन डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया गया। मैं बहुत खुश थी कि मैं जरा सी हिम्मत देकर इंसानियत की मदद करने का हक अदा कर दिया और अपने पैसे के साथ भी इंसाफ किया था। धन्यवाद दोस्तों।